देखिए, इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। इस अवसर पर तस्वीरों में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Bem, primeiro, gostaria de dizer às autoridades aqui presentes, suas altezas, aos presidentes, aos primeiros ministros, de que a natureza ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, há 3 dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul. Nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas e tem quase 50 pessoas desaparecidas. Isso nos chama a atenção, porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta. Bem, eu quero primeiro cumprimentar o primeiro-ministro नरेंद्र मोदी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज असल में सिर्फ औपचारिकताओं का दिन है। औपचारिकताएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अब जो औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंप दी है और अब अगला G20 का जो समिट होगा वो ब्राजील में होगा। लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति को जब ये जिम्मेदारी मिली है, आज ब्राजील के राष्ट्रपति दबाव में जरूर होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति ये जरूर सोच रहे होंगे कि दिल्ली में G20 का जिस तरह का समिट देखने को मिला है, जितना विशाल, जितना भव्य समिट देखने को मिला है, जिस तरीके से इस समिट का थीम प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सोच समझ कर चुना, जिस तरीके से भारत की एक छवि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मौके का फायदा उठाते हुए दुनिया के सामने पेश की है, जिस तरह से 200 मीटिंग्स हुई G20 की भारत के 60 अलग अलग शहरों में, और जिस तरह से 73 बड़े मुद्दों पर हमने सहमति अर्जित की दुनिया के इतने तमाम देशों की। अब ये ब्राजील के राष्ट्रपति के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी अगर वो अपने देश में होने वाले इस G20 समिट को भारत से बेहतर करना चाहते हैं। तो सरल भाषा में कहें तो भारत ने अपनी लकीर इतनी लंबी कर ली है कि अब इस G समिट को और बेहतर करने के लिए अगले किसी भी राष्ट्रपति को, किसी भी देश को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं बार बार आपको बता रहा था, वो ये बता रहा था कि यूक्रेन के मामले में अगर आप G20 का जो बाली समिट था, जो पिछले साल हुआ था, अगर आप बाली डिक्लेरेशन को देखें यूक्रेन के मामले में और आप अब के दिल्ली डिक्लेरेशन को देखें, तो जमीन आसमान का अंतर है। उसमें रशिया का नाम लेकर रशिया की आलोचना की गई थी। उसमें कहा गया था कि रशिया ने ये बहुत गलत काम किया है पूरा, और जो G20 के ज्यादातर देश हैं वो उनके खिलाफ हैं। उसमें लिखा हुआ था कि रशिया को बिना किसी शर्त के तुरंत यूक्रेन से अपनी फौज वापस बुला लेनी चाहिए। ये रेजोल्यूशन में सोचिए G20 ने लिखा था, और इस बार दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया का नाम एक बार भी नहीं है, व्लादिमीर पुतिन का नाम एक बार भी नहीं है। सोचिए आप, और बहुत ही उसकी जो भाषा है वो पिछले साल के मुकाबले इतनी नर्म हो चुकी है कि अगर आप पढ़ेंगे और दोनों डिक्लेरेशंस की तुलना करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि पुरानी जो भाषा थी पिछले साल की और इस बार की जो भाषा है उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। और बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि भारत ने यूक्रेन पर इतना जो माइल्ड स्टेटमेंट है, इतना जो नर्म स्टेटमेंट है, उसको रिलीज करने के लिए जो बाइडेन को तैयार कैसे किया, पश्चिमी देशों को कैसे तैयार किया, उनकी सहमति कैसे बनाई होगी, ये तो मैं पढ़कर मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि ये सारे जो देश हैं जो यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं, ये तैयार कैसे हुए।